अब तक हम लोगों ने कंपनियों के बारे में पढ़ा है। पुर्तगाल कंपनी, डच कंपनी, ब्रिटिश, डेनिश और फ्रांस। तो इसमें से पुर्तगालियों ने अंग्रेजों से वैवाहिक संबंध स्थापित कर लिए और उनका इमेज समुद्री डाकुए के रूप में रहा। उन्होंने भारत के आंतरिक मामलों में दखल अंदाजी न करने का निर्णय लिया, क्योंकि वो एक तरह से अंग्रेजों के रिश्तेदार हो चुके थे। डचों और डेनिश ने व्यापार तक ही खुद को सीमित रखा और भारत के आंतरिक मामलों में उन्होंने दखल अंदाजी नहीं की। परंतु दो शक्तियां उभर रही थीं, अंग्रेज और फ्रांस। अंग्रेजों की और फ्रांस की ये जो शक्तियां हैं, भारत में प्रभुत्व स्थापित करने के लिए एक दूसरे से संघर्ष करने को पूरी तरह से तैयार थी। अब ये निर्णय होना था कि अगला शासन भारत पे कौन करेगा। इसके भारत में दो दावेदार थे, फ्रांस और ब्रिटेन वाले। तो इस परिप्रेक्ष्य में हम देखते हैं कि ये दोनों एक दूसरे से संघर्ष करने का भारत में भी मौका खोज रहे थे। उस समय यूरोपीय कंपनियों के बीच जहां भी झड़प होती थी तो दुनिया में वो जहां कहीं भी होते थे आपस में भिड़ जाते थे। तो जब ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार को लेकर यूरोप में तनाव बढ़ा तो फ्रांस वाले चाहते थे कि मेरे पक्ष का वहां पे राजा बने और ब्रिटेन वाले चाहते थे मेरे पक्ष का। इस वजह से हम अगर कर्नाटक के युद्ध पे आते हैं तो कर्नाटक के 3 युद्ध हुए ब्रिटेन और फ्रांस वालों के बीच। पहला कर्नाटक युद्ध का कारण था ऑस्ट्रिया में उत्तराधिकार को लेकर फ्रांस और ब्रिटेन वालों में संघर्ष। तो उसी का विस्तृत रूप था जो भारत में हुआ। तो भारत में जब अगर हम भारत के नक्शे की बात करें तो उस समय मद्रास पे अंग्रेजों का शासन था और पांडिचेरी फ्रांसीसियों के अधिकार में था। तो जब वहां पे इन लोगों के बीच आपस में तनावपूर्ण युद्ध का माहौल हुआ तो भारत में भी ये स्थितियां गंभीर रूप लेने लगी और पांडिचेरी का गवर्नर था डुप्ले, जिसने मद्रास पे हमला कर दिया और मद्रास को कब्जे में ले लिया। मद्रास इससे पहले अंग्रेजों के अधीन था। तो मद्रास पे हमला करने से पहले डुप्ले ने मद्रास के शासक से एक गुप्त संधि कर ली। मद्रास को जीतने से पहले डुप्ले ने कर्नाटक के नवाब अलाउद्दीन से उसने गुप्त संधि कर ली थी कि वो मद्रास जीतने के बाद उसको सौंप देगा। उसका सिर्फ और सिर्फ ये वहां पे फायदा जो अंग्रेजों को वहां से हटाना चाहता है। परंतु फ्रांस के शासक डुप्ले जो पांडिचेरी का गवर्नर था उस समय उसने मद्रास को जीतने के बाद अलाउद्दीन को देने से इनकार कर दिया। इस वजह से यहाँ पे फ्रांस के अंग्रेज तो दुश्मन थे ही, कर्नाटक का नवाब भी दुश्मन हो गया। तो इस प्रकार अलाउद्दीन ने एक सेना भेजी 10,000, महफूज खां के नेतृत्व में 10,000 की सेना भेजी मद्रास को लेने के लिए। परंतु मद्रास में तैनात था पैराडाइज जो बहुत ही योग्य गवर्नर था। उसने 270 फ्रांसीसी सैनिक और 700 भारतीय सैनिकों से इसकी अयोग्य सेना को बुरी तरह से परास्त कर दिया, जिसको हम लोग सेंट थोमे के युद्ध के नाम से जानते हैं। सेंट थोमे की लड़ाई किसके बीच हुई? 1746 ईस्वी में, जो फ्रांसीसियों की तरफ से पैराडाइज नेतृत्व कर रहा था और कर्नाटक के नवाब के तरफ से महफूज खान नेतृत्व कर रहा था। इस परिप्रेक्ष्य में हम देखते हैं कि फ्रांसीसियों के सेंट थोमे के युद्ध में विजय हो जाती है और इसी प्रकार इनके बीच अब यहाँ से डुप्ले ने पूरी तरह से बैटिंग करना शुरू कर दिया और अंग्रेजों को हर क्षेत्र में पछाड़ने लगा। परंतु बहुत ही जल्द ही इनके बीच
एक्स ला सैपेल संधि हो गई। एक्स ला सैपेल संधि के वजह जो यूरोप में हुई उसकी वजह से भारत में भी इनको युद्ध बंद करना पड़ा। फ्रांसीसी अब तक भारी पड़ रहे थे, परंतु यूरोप में हुई संधि की वजह से इस युद्ध को भारत में भी रोकना पड़ा। तो हम देखते हैं कि प्रथम कर्नाटक युद्ध जो ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार से यूरोप से शुरू हुआ था, उसी का विस्तारित रूप था प्रथम कर्नाटक युद्ध के नाम से हम उसको जानते हैं, जो आक्स-ला सैपेल संधि के द्वारा भारत में भी समाप्त हो गया। ये संधि यूरोप में हुई, परंतु इस संधि के द्वारा जहां जहां यूरोप की फ्रांस और ब्रिटेन की कंपनियां लड़ रही थी वहां वहां शांति हो गया। तो हम कह सकते हैं कि जब भारत में इनके बीच तनाव शुरू हुआ तो उस समय डुप्ले जो था पांडिचेरी का गवर्नर था और मोर्स था जो उस समय मद्रास का गवर्नर था, परंतु डुप्ले ने अंग्रेजों को वहां से खदेड़ दिया। तो उसके बाद परंतु ये गुप्त संधि थी कि अलाउद्दीन को ये मद्रास जीतने के बाद दे देगा, परंतु ये बाद में डुप्ले पलट गया। तो इसी के वजह से अड्यार की लड़ाई या सेंट थोमे की लड़ाई 1746 ईस्वी में हुई, जो प्रथम कर्नाटक युद्ध का ही भाग था, जिसमें अलाउद्दीन के सेनापति महफूज खां, जिसके नेतृत्व में 10,000 सेना, पैराडाइज के नेतृत्व वाली फ्रांस की सेना से मात्र 930 सैनिकों से बुरी तरह पराजित हो गए, क्योंकि वो पूरी तरह से असंगठित सेना थी। तो इस प्रकार हमने कर्नाटक के प्रथम युद्ध के बारे में विधिवत पढ़ लिया। अब आते हैं द्वितीय युद्ध पे। तो द्वितीय युद्ध का कारण यूरोप में तनाव नहीं था, बल्कि प्रथम विश्व युद्ध में डुप्ले की जो थी पिपासा जाग चुकी थी। अब वह भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करना चाहता था, क्योंकि अब वो अंग्रेजों को पटखनी देने के बाद अब भारत में फ्रांस की सेना को नेतृत्व करने के लिए तैयार करना चाहता था। इसी क्रम में डुप्ले ने भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करना शुरू किया। उसने हैदराबाद में उत्तराधिकार के विवाद में मुजफ्फरजंग का साथ दिया और कर्नाटक में उत्तराधिकार विवाद में चंदा साहब का साथ दिया, और अंग्रेजों को मजबूरी में हैदराबाद में नासिर जंग का और कर्नाटक में अलाउद्दीन का साथ देना पड़ा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि फ्रांस का गुट मुजफ्फरजंग, चंदा साहब और फ्रांस मिलके तीनों एक गुट में हो गए, और नासिर जंग, अलाउद्दीन और अंग्रेज तीनों एक गुट में हो गए। अब इनके बीच विवाद बढ़ा और 1749 ईस्वी में, जिसको हम अंबर की लड़ाई के नाम से जानते हैं, इसमें मुजफ्फरजंग, चंदा साहब और फ्रांसीसियों ने मिलके अलाउद्दीन को मार डाला। अलाउद्दीन को मार डाला। यहाँ पे फ्रांस वाले पूरी तरह से अंग्रेजों पे हावी होते दिखाई दे रहे थे। अलाउद्दीन को मारने के बाद उन्होंने चंदा साहब को कर्नाटक का नवाब बना दिया। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि डुप्ले के नेतृत्व में फ्रांसीसी सेना काफी मजबूती से लड़ रही थी, परंतु उसी बीच फ्रांस की सरकार, जो कि एक सरकारी कंपनी थी, फ्रांस की सरकार द्वारा डुप्ले को वापस बुला लिया गया, और यहीं से फ्रांस के सेना का मनोबल जो है टूट गया। तो अंग्रेजों ने इसका फायदा उठाया और वे भारी पड़ने लगे, क्योंकि डुप्ले की जगह गोडेहू भारत आया, जो उतना योग्य नहीं था, और डुप्ले के जाने से फ्रांसीसी हताश हो चुके थे, और अंग्रेजों ने इसका फायदा उठाया। फिर उन्होंने कर्नाटक में अलाउद्दीन के लड़के मोहम्मद अली को गद्दी पर बैठा दिया, और इस प्रकार अंग्रेज इस युद्ध में फ्रांसीसियों पे भारी पड़ने लगे, और अंततः पांडिचेरी के संधि द्वारा कर्नाटक का द्वितीय युद्ध समाप्त हो गया। तो अक्सर पूछता है
कि कर्नाटक का कौन सा युद्ध उत्तराधिकार का विवाद के कारण हुआ, या ये भी पूछ देता है कि उसका कारण भारत में हुए विवाद जड़ था। तो वो है कर्नाटक का द्वितीय युद्ध। कर्नाटक के द्वितीय युद्ध में हम देखे हैं, कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है कि हैदराबाद से फ्रांसीसी किसके साथ थे और अंग्रेज किसके साथ थे। उसी प्रकार कर्नाटक से पूछ सकता है कि अंग्रेज किसके साथ थे और फ्रांसीसी किसके साथ थे। डुप्ले का जाना फ्रांसीसियों को काफी भारी पड़ा। ऐसा कहा जाता है कि फ्रांसीसियों के सरकार को अंग्रेजों ने घूस दे दिया और डुप्ले को उन्होंने वापस बुला लिया और यहाँ से फ्रांसीसी कमजोर पड़ गए। कमजोर पड़ते फ्रांसीसी में आखिरी की कर्नाटक के तृतीय युद्ध में आयरकूट, जो कि अंग्रेजी गवर्नर था, ने ठोक दी। क्योंकि सप्तवर्षीय युद्ध यूरोप में शुरू हुआ, उसी के परिणाम स्वरूप भारत में एक बार फिर से फ्रांसीसी और ब्रिटेन की कंपनियां आमने सामने आईं। परंतु फ्रांसीसियों की शक्ति अब पूर्णतः कमजोर हो चुकी थी, क्योंकि उस समय तक अंग्रेजों ने प्लासी का युद्ध जीत के बंगाल में, जो कि एक बहुत ही पैसे वाला इलाका था, वहां कब्जा कर चुके थे और इनके पास पर्याप्त धन था, जिसके बदौलत ये फ्रांसीसियों को दबा सकते थे। और वांडीवास का युद्ध जो 1760 ईस्वी में लड़ा गया, ये फ्रांसीसियों के लिए आखिरी युद्ध साबित हुआ। इसके बाद फ्रांसीसी, ये तय हो गया इस युद्ध के बाद कि अब भारत में फ्रांस वालों का शासन नहीं होगा। अब भारत पे शासन करने के लिए अंग्रेज पूरी तरह से तैयार थे। तो हम कह सकते हैं कि कर्नाटक का तृतीय युद्ध जो था वो सप्तवर्षीय युद्ध यूरोप के कारण शुरू हुआ था, और उसी युद्ध में, कर्नाटक के तृतीय युद्ध में, वो वांडीवास की लड़ाई में फ्रांसीसियों का भारत से सुपड़ा साफ हो गया और उनकी काफी अपमानजनक पराजय हुई और अंग्रेज भारत में शासन करने के लिए तैयार खड़े थे। तो इस प्रकार हम देख चुके कर्नाटक के तीनों युद्ध, कर्नाटक का प्रथम युद्ध, कर्नाटक का द्वितीय युद्ध और कर्नाटक का तृतीय युद्ध। कर्नाटक के प्रथम युद्ध में अक्सर पूछ देता है कि कर्नाटक के किस युद्ध में सेंट थोमे की लड़ाई हुई थी। तो प्रथम में हुई थी, किसके बीच हुई थी? तो कैप्टन पैराडाइज और अलाउद्दीन के सेनापति महफूज खां के बीच हुई थी। उसी प्रकार अंबर की लड़ाई कर्नाटक के द्वितीय युद्ध में हुई। इसमें हम लोग पढ़ चुके हैं कि अंबर लड़ाई में फ्रांसीसियों के गुट ने अलाउद्दीन को मार डाला और चंदा साहब को कर्नाटक का नवाब बना दिया। जो इम्पॉर्टेंट फैक्ट है उसको हम लोग दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। उसके बाद कर्नाटक के तृतीय युद्ध में फ्रांस का गवर्नर लाली था और अंग्रेज का गवर्नर आयरकूट था। आयरकूट ने वांडीवास के लड़ाई में फ्रांसीसियों का सुपड़ा साफ करके अंग्रेजों के लिए रास्ता साफ कर दिया।